इलेक्टोरल बॉन्ड एक वसूली भाई का नया नाम है कि ईडी भेजेंगे, जेल में डालेंगे, निकलना है तो थोड़े से इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे दरवाजे पे छोड़ देना, हमें नहीं पता कैसे। भारत के चीफ जस्टिस एक फैसला और दें कि आने वाला चुनाव 2024 है, वो बैलेट पेपर के माध्यम से अगर होगा तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, वोट दें तो पुलवामा को सोच के वोट देना। आप फौज के नाम पे वोट मांग रहे हो, ये उल्लंघन है। राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। क्या करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दो खास मेहमान हैं इस विषय पर आपको सटीक विश्लेषण देने के लिए। विषय समझा दूं आपको कि किस प्रकार से बीते दिनों सीजेआई का किस प्रकार से लगातार जो है एक के बाद एक बयान आया, फटकार आई, किस प्रकार से जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी जो है हुआ है कि किस प्रकार से बैन कर दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, साथ ही कुछ राजनीतिक टच भी देने वाले हैं कि किस प्रकार से चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई है और क्या होने वाला है 2024 का परिणाम। सभी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेहमान से जो है मुखातिब करा दें। हमारे साथ मौजूद है निखिल जैन जी। निखिल जैन जो है एडवोकेट है, नेशनल न्यूज पैनलिस्ट है। आपने इनको देखा होगा, आर भारत में देखा होगा, आपने आज तक में देखा होगा, तमाम चैनल्स में देखा होगा किस प्रकार से बेबाकी से अपनी आवाज जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना चेहरा है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, SC/ST की आवाज उठाने का काम करते हैं। किस प्रकार से पिछड़े और दबे वर्गों की आवाज को देश विदेश के प्लेटफॉर्म्स में आवाज उठाने का काम करते हैं KP चौधरी जी, ये किसी से छुपा नहीं है। तो चलिए आज दोनों ही खास मेहमानों के साथ हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले निखिल जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एडवोकेट है, तो हम आप थोड़ा सा इसको एक लीगल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम जनता को समझाइए आम भाषा में, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसे बैन करके क्या फायदा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर होने वाला है? इलेक्टोरल बॉन्ड मेगा जी एक माध्यम है कि जैसे आप कैश को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सके। सरकार को कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इनको चंदा कॉर्पोरेट आज से नहीं पहले से देते आए हैं। लेकिन इसमें दो चीजें थी। कॉर्पोरेट को बताना पड़ता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा दे रहे हैं, और हम पॉलिटिकल पार्टीज का देख सकते थे कि उन्हें कौन कौन सी कॉर्पोरेट से, कंपनियों से चंदा आ रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने ये पारदर्शिता पूरी तरीके से मिटा दी। एक और प्रावधान जिस पे ज्यादा बात नहीं होती, इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का, प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशंस में नहीं दे सकती थी। लेकिन जिस फाइनेंस एक्ट से ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए, ये अमेंडमेंट चेंज करके कर दिया कि आप 100% अपना प्रॉफिट दे सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल को। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई धंधा करने के लिए कंपनी खोल रहा है तो वो सारा का सारा पैसा क्यों देना चाहेगा एक पॉलिटिकल पार्टी को? इससे स्पेस खुलता है जिन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में शेल कंपनीज का, कि फर्जीवाड़ी कंपनी जिसका काम सिर्फ ये है कि एक कंडूट दिखाना। अब आप मानिए कि मैं हूं कोई बड़ा व्यापारी जिसका सारा ब्लैक का काम है, मैं आपके पास 100 करोड़ रुपए लेके आया और आपने वो सारे के सारे अपनी कंपनी में किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखा दी, रियल एस्टेट कंपनी बनाई, उसमें एक प्रॉफिट दिखाया और वो सारा का सारा पैसा आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होते तो पता लगता कि फिलानी रियल एस्टेट कंपनी जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, जमीन नहीं है, वो सारा का सारा पैसा भाजपा के किसी भी पार्टी के पक्ष में दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने क्या करा, वो कंपनी जाएगी SBI के पास, सरकारी बैंक है SBI, उसके पास जाएगी, उनसे बोलेगी लो जी 100 करोड़ रुपए, अब मुझे बॉन्ड इशू कर दो और मैं ये बॉन्ड अपनी मर्जी की पार्टी को दे दूंगा। 21 दिन के अंदर आप अपनी मर्जी की पार्टी को दे दिए वो बॉन्ड। अब पार्टी को तो पता लग जाएगा कि कौन चंदा दे रहा है। इतना तो कोई मासूम नहीं है कि पार्टी के दरवाजे पे छोड़ जाएगा, लेकिन पार्टियां बोल जरूर सकती हैं कि हमें नहीं पता जी, हमारे दरवाजे पे आ गए 100 करोड़ रुपए। अब पार्टी को पता है कि कौन दे रहा है, चंदा देने वाले को पता है वो किसे दे रहा है। एक और पक्ष है जिसे पता है, SBI को जो भी पता होता है वो किसी और को पता हो सकता है, वो है भारत सरकार, यानी कि भाजपा। तो अगर इन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया, कांग्रेस को पता है, इन्हें पता है और बीजेपी को भी पता है। लेकिन अगर इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया तो खाली सांठगांठ इनके बीच की है। उसका जो नेट इफेक्ट हुआ पिछले 5-6 साल से, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहे हैं, वो ये हुआ कि कुछ आई थिंक 13,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। उसमें से 95% एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले जिसका नाम है भाजपा। वही पार्टी जो बोलती थी हम ब्लैक मनी हटा देंगे,
उन्होंने ब्लैक मनी में से बस ब्लैक शब्द हटा दिया, काम वही हो रहे, प्रपंच वही होता रहा। अब इसमें एक और चीज आप देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जब ये इन्हें पब्लिश करना पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा कि किस कंपनी ने कितना बॉन्ड खरीदा है और कौन से पार्टी को दिया गया है। 30 ऐसी कंपनियां थी देश में जिन्होंने 2018 तक भाजपा को कोई चंदा नहीं दिया था। उन कंपनियों पे या उनके मालिकों पे ईडी की रेड होती है और इन कंपनियों से मिलकर 350 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिया गया। तो शायद ये भी कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक वसूली भाई का नया नाम है कि ईडी भेजेंगे, जेल में डालेंगे, निकलना है तो थोड़े से इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे दरवाजे पे छोड़ देना, हमें नहीं पता कैसे है। तो ये पारदर्शिता जो मिटाई गई, जो ये मतदाता की आंख में ये धूल झोंकी गई है ना कि ये पारदर्शिता, कहा अरुण जेटली जी स्वर्गीय हैं, सब उनका मान करते हैं, लेकिन सब संसद में ये लाया गया एक मनी बिल की तरह, ये पता नहीं ये कैसे मनी बिल है पर लाया गया मनी बिल की तरह, ताकि राज्यसभा में इस पर वोटिंग ना करनी पड़े। तब उन्होंने ये कहा था इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा अपना लॉजिक था, कौन सा आर्ग्यूमेंट था जिससे ये कहा जा रहा था पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता को बिल्कुल तरीके से धूमिल करा गया। मैं सलाम करता हूं मुख्य न्यायाधीश भारत के जो है चंद्रचूड़ साहब को कि उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रपंच बंद करा और साथ ही साथ ये निर्देश दिया कि बताया जाए कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड कौन सी कंपनी से मिले, किस कंपनी ने कैसे पैसा दिया। अब ये सारे काले चिट्ठे खुल के जनता की आंख के सामने आएंगे। लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। इलेक्शन 2 महीने बाद है, बहुत सारा चंदा ऑलरेडी दिया जा चुका है, भाजपा को 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आ चुका है। तो चुनाव प्रबंधन के लिए, विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए बहुत बड़ा फंड आ चुका है। एक पीएम केयर फंड भी है, हमने पहले बात करी थी उस पर, और ये भी प्रावधान है कि जो अगर नहीं विड्रॉ करते हैं तो पीएम केयर फंड में जो है चले जाएंगे। तो वो तो बेसिकली भाजपा के मोदी जी के पास ही जाएंगे, पीएम केयर्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, वी ऑल। तो अब बात यह है कि पैसा तो आ चुका है, तो मिला क्या? मिला ये है कि जनता को आज कम से कम ये पता है कि अदानी जी या अंबानी जी या कोई भी और कॉर्पोरेट घराने ने भाजपा को कितने पैसे दिए। पर जनता को ये पता कैसे चलेगा? न्यूज़ चैनल तो नहीं बताएगा, आप बता रही हैं। आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक मतदाता को पता लगेगा। आपके जैसे जितने भी कोई पत्रकार हैं जो आज भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मतदाता को पता लगेगा। लेकिन देश की नेशनल मीडिया तो इस दिखाने से नहीं। जी, निश्चित तौर पर कि ये लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निखिल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि किस प्रकार से भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बात कही कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाई। तो ये ट्रांसपेरेंसी मैं भी नहीं समझ पा रही कि किस तरीके से लाया गया। ट्रांसपेरेंसी को आगे लेकर चौधरी साहब से प्रश्न पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप राजनीति से इतने लंबे समय से जुड़े हैं, आप समाज सेवक हैं, इतनी आवाज आपने उठाई है लोगों की, आपको क्या लगता है लोकतंत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड करने से क्या चुनावों पर किस प्रकार से फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जैसा अभी निखिल जी की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। 10,000 करोड़ रुपया अगर किसी के पास आ गया है और वो है टोटल बेनामी, उसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं। बीजेपी के पास है, देने वाले के पास है, ज़्यादा स्टेट बैंक के पास। अब सवाल ये है कि जो अभी पिछले दिनों खरीद फरोख्त देखने का मौका मिला, देखा, हम सब ने, पूरे देश ने देखा कि क्या खरीद फरोख्त हुई पिछले दिनों। राज्यसभा का नतीजा कुछ आना था, नतीजा कुछ और आ रहा है। और अब तो सीधा सीधा मामला ये है कि ऐसे मानो तो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे मानो, ऐसे तो ऐसे मानो। मतलब राजनीति में जैसे कि साम दाम दंडभेद, अब तो सारी प्रक्रियाओं का पूरी तरीके से, समझिए बात आप, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो अपने पारदर्शिता की बात कही, पारदर्शिता में अगर 100 रुपये का कॉरपोरेट से चंदा आया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और उसका 90%, अगर 90% एक ही पार्टी को जा रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी 10% में है, तो निश्चित रूप से अभी एक और बात सामने आई कि 350-400 करोड़ रुपया उन कंपनी से लिया गया जिन्होंने 2018 तक कोई पैसा नहीं दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। उन पर दबाव बनाया होगा, जो भी होगा, ईडी के छापे गए होंगे। तो आज तो ईडी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, सीबीआई का रोल भी थोड़ा पीछे लगता है ना। और जो खरीद फरोख्त के लिए पैसा चाहिए, निश्चित रूप से एक बड़ी अमाउंट तो है, इतनी बड़ी अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं भी इस बात का समर्थन करूँगा कि भारत के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और मैं तो ये भी उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में भारत के चीफ जस्टिस एक फैसला और दें कि आने वाला चुनाव 2024 है, वो बैलेट पेपर के माध्यम से अगर होगा तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, तो यही अपील छोटी सी बात इसमें अगर जोड़ सकूं तो
बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा उठाती हैं कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर लाना चाहिए। मेरा पर्सनली इस पे निजी तौर पे इस पे कोई विचार नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ आप ये जरूर याद रखिएगा, वो बैलेट पेपर में गड़बड़ी करने में उसमें भी माहिरता हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी केस हुआ है। चंडीगढ़ में अपना मेयर वो बैलेट पेपर से जिता लिया। तो जब नियत में खोट हो ना सर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। भाजपा हमेशा नियत में खोट है तो वो ढूंढ लेगी तरीका, बैलेट पेपर में भी और ईवीएम में भी। फिर सोल्यूशन क्या है सर, क्या लग रहा है? देश की जो ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये मजबूत होंगी, कि अगर हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स, आज की डेट में आप देखिए क्या करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, मोदी जी पूरी तरीके से चुनाव के जो नियम कानून होते हैं, नियम कायदा होता है, उसका उल्लंघन करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं। 2019 में 14 फरवरी को वो काला दिन जब हमारे जवानों की शहादत हुई, क्योंकि भारत सरकार ने अपना काम ढंग से नहीं करा। पहले वो इंटेलिजेंस नहीं थी कि ऐसा अटैक हो सकता है, या थी और उस पर एक्ट नहीं करा गया। दूसरा, जब उन्हीं सीआरपीएफ ने रिक्वेजिशन करा था, मांग रखी थी कि इन जवानों को हवाई जहाज से उड़ा देना चाहिए, तो मना कर दिया गया। होम मिनिस्ट्री ने 3 महीने लटकाया, मना कर दिया गया, बोला सड़क से जाओ। मोदी जी हवाई जहाज लेके कराची में बिरयानी खाने चले जाते हैं नवाज शरीफ की बेटी की शादी पर हमारे जवान अपनी जान बचाने के लिए, जो देश के लिए रोज सरहद पे खड़े हैं, वो नहीं जा सकते हवाई जहाज से। जब उनकी शहादत हुई, जिसकी विफलता की वजह से वो शहादत हुई, वही आदमी जाके अप्रैल 2019 में क्या बोलता है भाषणों में, मित्रों वोट दें तो पुलवामा को सोच के वोट देना। आप फौज के नाम पे वोट मांग रहे हो, ये उल्लंघन है। राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। क्या करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? कुछ नहीं। ऐसे 7 या 9 क्लियर कट उल्लंघन करे हैं मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रैली में जाके बोल दें कि नरेंद्र मोदी तो देश के सबसे बड़े चोर हैं। देखिए, राजनीतिक टिप्पणी हर पार्टी करती है। मोदी जी ने बहुत करी है, राहुल जी ने बहुत करी है, हर पार्टी करती है। ये बोलने के तरीके हैं, उस पे राहुल जी पे नोटिस आता है। अरे भैया तुम कैंपेन मत कर देना, कैनवेसिंग मत कर देना। माहौल बन जाता है कि राहुल जी को रोक दो, क्योंकि पता है कि विपक्ष का सबसे मुखर नेता तो राहुल गांधी है। अगर हजारों की, लाखों की भीड़ उमड़ के किसी को देखने आती है विपक्ष में, तो राहुल गांधी को देखने आती है, तो उसकी आवाज बंद कर दो। ये दिक्कत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये नहीं है ना विपक्ष की आवाज दबाना और प्रधानमंत्री को कुछ भी करते देना। अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत होगी तो पहले ही उन्होंने अपना फुट डाउन रखा होता कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी फर्जीवाड़ी चीज आएगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आज मुख्य न्यायाधीश ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, लेकिन अगर यही फैसला जो 5 साल बाद आया 5 महीने में आ गया होता तो शायद रूप कुछ और होता। ये जो ईडी के अफसर हैं, जो कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, ये सारी टेक्निकली वो क्वेश्चन कर सकते हो आप कानून में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पर अगर वो याद रखें वो सारे आईपीएस अफसर कि वो शपथ संविधान की लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेते हैं, और भाजपा की या नरेंद्र मोदी की नहीं लेते, तो वो भी ये फर्जीवाड़े छापे मारना, ये वसूली भाई वाले काम करना बंद करेंगे। अगर मजबूत लोकतंत्र को करना है तो जनता को अपने हकों के बारे में ज्यादा जागरूक होना होगा। लोगों को जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उन्हें अपने मन में ईमान जगाना होगा, और यही तरीका है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। निश्चित तौर पर। तो जैसा कि चौधरी साहब ने बताया और निखिल जी ने बताया कि किस प्रकार से आम लोगों को अब ये तय करना है अपने मतदान के हक को लेकर कि कैसे आप किसको वोट देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।